आज हम लोग ये समझेंगे कि स्मार्ट स्टडी पढ़ाई किसे कहते हैं और कैसे करनी चाहिए। राइटिंग स्किल, ठीक है, जो आपके परीक्षा में आपके अंकों को बढ़ा सकती है। ये ऐसे टॉपिक है बेटा जहां से 60 से 70% कवर हो जाता है पूरा सिलेबस। टॉपर छात्र सिलेबस को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं कि पिछले 5 वर्षों के पेपर को उठाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे कर लो, स्टार मार्क कर लो, दिमाग में रख लो। स्मार्ट रिवीजन टेक्नोलॉजी हम अपनाएं, वो टेक्नोलॉजी मैं आगे साझा कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे छात्रों, लगभग सभी छात्रों का एक बेसिक समस्या है कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है, कैसे हम इसको समझें, स्मार्ट स्टडी कैसे होनी चाहिए, क्या हम इकोनॉमिक्स के इस बोझ को, इस सिलेबस को, जिसे डर भी लगता है, कैसे कवर कर पाएंगे। तो प्यारे छात्रों, आज हम लोग ये समझेंगे कि स्मार्ट स्टडी पढ़ाई किसे कहते हैं और कैसे करनी चाहिए। अपने हाथ में कॉपी पेन ले लो और यकीन मानो कि जो स्ट्रेटजी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। छोटी सी चर्चा परिचर्चा रहने वाली है जिसमें आप अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि भाई अर्थशास्त्र में स्मार्ट पढ़ाई कैसे करें। वो जो टॉपर्स बने, जो टॉपर्स बताते हैं स्ट्रेटजी होती है, और जो हमारा अनुभव कहता है, इतना लंबा एक्सपीरियंस, उसे मैं साझा करूंगा। अब स्मार्ट स्टडी कहेंगे किसको? सबसे पहली बात है अर्थशास्त्र के सिलेबस को कैसे तोड़े। ठीक है, शब्द आता है कि कैसे। ठीक है, महत्वपूर्ण चैप्टर्स और हाई वेटेड टॉपिक्स को अलग कर लें। ठीक है, जो अति महत्वपूर्ण है उनको हम चैप्टर्स को, और उन हाई वेटेज टॉपिक्स को भी, चैप्टर और टॉपिक्स में 2 शब्द कह रहा हूं, शब्दावलियों को समझो। ठीक है, टॉपिक्स का मतलब हो गया कि आपके छोटे छोटे टुकड़ों में बनने वाले वो टॉपिक्स जो छोटे हैं। एक किसी अध्याय में, चैप्टर में, लेसन में, बड़े से लेसन में कई टॉपिक्स मिलकर के लेसन को कंप्लीट करते हैं। तो लेसन अलग है जिसे चैप्टर कहते हैं, और टॉपिक्स है, इनको सिलेक्ट कर ले। स्मार्ट रिवीजन तकनीकी हम अपनाएं, इससे भी काम होगा। लिखने की रणनीति, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी राइटिंग स्किल। ठीक है, जो आपके परीक्षा में आपके अंकों को बढ़ा सकती है। क्लियर? तो कितनी बातें हो गई? ये 4 बड़े फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहले है सिलेबस को तोड़ना है। ठीक, कैसे कैसे तोड़ना है वो भी हम बताते हैं। चैप्टर्स अलग रखे जो अति महत्वपूर्ण अध्याय हैं, और उनमें टॉपिक्स जो अधिक अंक देने वाले हैं, वेटेज वाले हैं, उनको अलग रखें। तीसरा मुद्दा होता है कि स्मार्ट रिवीजन टेक्नोलॉजी हम अपनाएं, वो टेक्नोलॉजी मैं आगे साझा कर रहा हूं। और चौथा मुद्दा है बेटा कि हम लिखने पर ध्यान दें। अक्सर होता क्या है कि हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे देते हैं, क्योंकि 50 का मामला है, 50-50 का, और निकल जाता है। हम सोचते हैं यही सब कुछ है, लेकिन मामला 50 पे नहीं होता। आप टॉपर्स 50 से नहीं बन पाएंगे, बनेंगे टॉपर्स लिखने की कला से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके स्मार्ट स्टडी का पहला पड़ाव था। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है? मुद्दा आया, स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है? व्हाट मीन स्मार्ट स्टडी? कम समय में ज्यादा आउटपुट। पहला पॉइंट नोट करो अपने दिमाग में कि कम समय में हम ज्यादा समय ना दें और आउटपुट हमको ज्यादा मिले। दूसरा मुद्दा, हर टॉपिक को बराबर वक्त ना दे करके। यहां पे आप हमको हो सकता है गलत साबित कर दे कुछ समय के लिए। हमने कहा हर अध्याय को, हर टॉपिक को बराबर समय ना दे। प्राथमिकता, ठीक है, जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है, सबसे पहले क्या पढ़ें, यह जरूरी होता है कि पहले हम किसको ज्यादा अहमियत वक्त देंगे। सबको नहीं देना है, क्योंकि सब कुछ तो आने वाला नहीं है। यह दूसरा मुद्दा हुआ। रिपीटेड सवालों को, स्कोरिंग टॉपिक्स पर ही फोकस करना है। बार बार परीक्षा में आने वाले ऐसे सवाल, ऐसे टॉपिक्स, उनको हम पहले अलग से नोटिफाई कर लें, उनको हम लिस्ट बना लें, फिर उन पे हम काम करें। यह है स्मार्ट स्टडी का मतलब। आगे क्या मुद्दा है?
अब हमारी इकोनॉमिक्स में जैसा कि हम जाने थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इन दोनों पर हम लोग काम करें। थ्योरी मतलब हो गया उसमें ग्राफ्स भी होंगे, थ्योरी भी होगी, न्यूमेरिकल भी होंगे। इन पर प्लान करना है कि हमको इसको भी छोड़ना नहीं है। आई होप आपको ये लग रहा होगा कि हम टॉपर्स कैसे बन सकते हैं, हम सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं और हम स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया, पेपर के पैटर्न को समझो और स्कोर बढ़ाओ। पेपर का पैटर्न ये कैसे होगा, ये तीसरे चरण पे हम एंट्री कर चुके। पेपर का पैटर्न क्या है बेटा? तो पेपर के पैटर्न में अगर हम जाएंगे, टॉपर छात्र सिलेबस को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा किस रूप में आता है? मस्ट डू चैप्टर, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा आने की संभावना बहुत ज्यादा है, उन पर काम करते हैं। बहुत ज्यादा वेटेज, ठीक है, जहां हम लोग लिखते हैं ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आने की संभावना अधिक। क्लियर है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। दूसरा मुद्दा है मीडियम प्रायोरिटी, मध्यम प्रायिकता है, उनको रखते हैं। फिर एक ऐसा स्लॉट बनाते हैं, ये आएगा अथवा ये आएगा, आय सिद्धांत आएगा अथवा उत्पादन सिद्धांत आएगा, ऐसा। ठीक है, मतलब अगर समय बचेगा तो ऐसे कम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा होगा अत्यधिक वेटेज वाले टॉपिक्स को, चैप्टर को, सवालों को हमको रखना है। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं पेपर के पैटर्न को समझने की ओर, स्कोर बनाने की ओर। अब हमारा जो पूरा का पूरा 12th का इकोनॉमिक्स है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, और 2 भागों में अगर वो डिवाइड हो गया तो 2 पार्ट आपको कैसे कैसे दिखेंगे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये इकोनॉमिक्स डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स जब डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले ये कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हर भाग का लगभग 35 नंबर का वेटेज होता है। क्लियर है? इस रूप में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके दिमाग में ये चीजें आ जाएंगी। अच्छा, हम यहां पर इस रूप में क्यों देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर इसे हम इस रूप में देंगे तो यहां पे हमारे पास ये 50 नंबर का वेटेज दिखाई देता है। कितने नंबर का? 50 अंक का वेटेज दिखाई देता है दोनों का, क्योंकि 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। 50 मार्क्स हो गए। अब देखो, इन दोनों पेपर को और छोटे छोटे भागों में हम बांटने का प्रयास करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है वो देखेंगे हम लोग। चलो भाई, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, समष्टि भावी अर्थशास्त्र कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, वो हाई वेटेज वाला ये व्यष्टि अर्थशास्त्र किस रूप में हमारे सामने आता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो सूक्ष्म अवलोकन करता है। हाई वेटेज क्या होंगे? सबसे पहले आता है उपभोक्ता संतुलन। ये आपको मैं वो टॉपिक बता रहा हूं, वो अध्याय बता रहा हूं जहां से हाई वेटेज बार बार पूछे जाने क्वेश्चनों की बारंबारता ज्यादा होती है। एक तो ये होगा, इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरा हो गया उत्पादन का व्यवहार और आपूर्ति, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। तीसरा हो गया लागत और राजस्व, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। चौथा हो गया बाजारों का प्रकार और मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटरमिनेशन। ये आपके हो गए व्यष्टि अर्थशास्त्र से, या आप मानो माइक्रो इकोनॉमिक्स से आने वाले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर हम लोग मैक्रो पे आते हैं, जिसको हम लोग समष्टि भावी कहते हैं, समष्टि भावी अर्थशास्त्र कहते हैं। इस बुक में, इस पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाई वेटेज वाले कौन कौन से हैं? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट, मुद्रा बैंकिंग जो अध्याय 3 है आपका, भुगतान संतुलन जो अध्याय 6 है आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसे टॉपिक है बेटा जहां से 60 से 70% कवर हो जाता है पूरा सिलेबस। कितना कवर हो जाता है? 60 to 70
परसेंट सिलेबस कवर होता है। ये बात आपको नोट करनी, दिमाग में अपने रखना है। क्लियर है? तो यहां से ये 60 से 70% अगर कवर करना है तो सबसे पहला अगर हमारा टारगेट होगा तो इसी पे टारगेट होगा कि हमको इनको करना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे है कैसे बनाए स्मार्ट स्टडी का प्लान। भाई हमने तो सिलेबस को डिजाइन कर लिया, कैसे कैसे तोड़ना है। हमने ये भी देख लिया कि वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं, टॉपिक्स क्या क्या है, लेकिन हम कैसे स्मार्ट स्टडी उसको आगे फॉलो अप कैसे देंगे, आइए इस पे चर्चा करते हैं। टॉपिक वाइज समय निर्धारण सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा कि अगर आपने जीवन में समय का प्रबंधन नहीं किया, समय निर्धारण नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो बात बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। पहला मैटर है समय का निर्धारण टॉपिक वाइज। रोज हम सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। तीसरा मुद्दा है एक थ्योरी पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। 2 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन थ्योरी वाला पढ़ना और एक न्यूमेरिकल वाला पढ़ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे कर लो, स्टार मार्क कर लो, दिमाग में रख लो। रोज 1 घंटे में 2 से 3 शॉर्ट आंसर भी लिखने की आदत डालना है, हैबिट डालना है आंसर राइटिंग की, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि आंसर राइटिंग सबसे मस्ट है जो आपको आगे लेकर के जाने वाली। क्या सर यहीं तक की कहानी थी? नहीं, कहानी आगे बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पहली बात ये, फिर इसके बाद में राष्ट्रीय आय या उपभोक्ता संतुलन। क्या है? राष्ट्रीय आय या उपभोक्ता संतुलन। सिर्फ परिभाषा नहीं, प्रक्रिया को समझना जरूरी है। मतलब यह हुआ कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कैसे, सिर्फ परिभाषा नहीं जाने, चाहे वो राष्ट्रीय आय हो चाहे उपभोक्ता संतुलन हो, इसकी प्रक्रिया भी, इसके फार्मूले भी समझने हैं। फिर मैं आपको बताऊं तो ग्राफ और फार्मूले के साथ रिवीजन जरूरी है। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम स्ट्रेटजी को साझा करते हैं कि कैसे स्मार्ट स्टडी प्लान बनाते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्नों का हम उपयोग करते हैं, पिछले साल में क्या आया उनको देखते हैं। बिहार बोर्ड के पिछले 5 वर्षों के पेपर को उठाते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब पिछले वर्ष के पेपर जो अभी आए रिसेंटली और 5 वर्ष के पेपर भी हमको उठाना है, और बार बार आने वाले प्रश्नों को हमको अलग कॉपी में लिखना है, अलग कॉपी में लिखना है। दिमाग में फिट करो, पिछले साल और पिछले 5 वर्षों के भी पेपर को एनालिसिस करना है, इसे भी भूलना नहीं है। 60% पेपर वही होता है जो पहले आ चुका होता है, घूम के फिर करके उसके सराउंड में वही क्वेश्चन नजर आते हैं, वही बातें नजर आती हैं, वो दिमाग में होती हैं किसके, एग्जामिनर के। आगे बात करते हैं। स्मार्ट नोट्स बनाना है, उसके कीवर्ड्स को ध्यान देना है, चैप्टर का 1 पेज में समरी बनाना है, आप बोलो माइंड मैप बनाना है, सिर्फ हेडिंग्स या 4-5 बुलेट पॉइंट्स को ही हमको नोटिफाई करना है, ये दिमाग में रख लो। परिभाषा, फार्मूले, डायग्राम और उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमको ध्यान देना है कि निष्कर्ष कंक्लूजन क्या होता है। क्या क्या है? परिभाषा, फार्मूले, डायग्राम और निष्कर्ष कंक्लूजन पर हमको ध्यान देना है। आगे हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अनिवार्य है। जी हां, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अनिवार्य है बेटा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, हर न्यूमेरिकल पर चैप्टर में कम से कम 5 सवाल खुद से हल करेंगे, 5 क्वेश्चन, 5 न्यूमेरिकल। फिर फार्मूला लिस्ट बनाएंगे, दिमाग में रखते चले जाओ। हर फार्मूले के नीचे एक उदाहरण रखेंगे, सॉल्यूशन रखेंगे कि इस फार्मूले का कहां यूज होता है, अप्लाई कहां होता है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी बेटा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, सॉलिड रिवीजन का हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आप पढ़ाई हो जाएगी, डिवीजन हो गया पूरे सिलेबस का। रिवाइज 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 आपके दिमाग में चल रहा होगा, रिवीजन कैसे करेंगे। और जिन्होंने रिवीजन नहीं किया, पढ़ाई कितनी भी कर लिया हो, कितना भी सिलेबस, कितनी भी बुकें खत्म कर ली हो, माने ये नहीं रखता है, माने ये रखता है कि आपने रिवीजन कैसे किया। रिवीजन की स्ट्रेटजी देखिए, 3 राउंड रिवीजन प्लान बनाओ अपने दिमाग में। पहला राउंड कॉन्सेप्ट क्लियर करो, दूसरा राउंड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिखो, तीसरा राउंड खुद को टेस्ट करो। बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस, अगर ये प्रैक्टिस हो गई बेटा, बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि पहली बार आपने किया, कुछ काम हुआ, समय ज्यादा लगा, दूसरा बार आपने किया, इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे समय और कम हो गया, तीसरी बार आपने बिना देखे उनको लिखा, बोला, समझा और आपको समय बहुत कम लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये थी आपकी सॉलिड रिवीजन की स्ट्रेटजी।
फिर इसी में डायग्राम हमको देखना है क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर हमारा उत्तर अधूरा है। साफ सुथरा डायग्राम बनाते हैं, लेवल स्पष्ट रखते हैं, 2 लाइन में ही समझाने का प्रयास करते हैं। ये होती है आपके रिवीजन की अच्छे राइटिंग की स्किल। अब आइए हम उत्तर लिखते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उत्तर लिखने पर हम बात करते हैं। इनमें सबसे पहले होता है उत्तर लिखने का फॉर्मेट। सबसे पहले परिभाषा लिखें, फिर समझाना है उदाहरण दे करके पॉइंट वाइज में, बिना एग्जाम्पल के। आपकी परिभाषा, आपकी थ्योरी, आपका न्यूमेरिकल बेकार है, सिर्फ वही कहना। अंत में निष्कर्ष निकालेंगे, डायग्राम दे देंगे, ठीक है। लेकिन पेपर में समय का प्रबंधन कैसे होगा? 15 मिनट में रीडिंग टाइम देंगे, 15 मिनट में हम रीडिंग टाइम देंगे। छोटे सवालों को पहचान लेंगे कि इनको पहले करना है। हर उत्तर के लिए समय निर्धारित कर लेंगे। एक नंबर कितना मिनट देंगे? 1.5 मिनट। अधिकतम 1 पे 1 देंगे या 1.5 देंगे, इससे ज्यादा नहीं देना है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। फिर अब टॉपर्स छात्रों से अंतिम सुझाव क्या है, यह बात समझ लो। हर दिन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ 90 मिनट इकोनॉमिक्स को देंगे। कितने मिनट? 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे हम इकोनॉमिक्स को देने वाले हैं। हर सॉल्व पेपर के नीचे एग्जाम में आया था लिख करके मार्क कर देंगे। ये बात भी स्ट्रेटजी कोई बताता नहीं है। मैं अपने लाल लालियों के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए हम ये स्ट्रेटजी साझा कर रहे हैं आपके साथ। आखिरी 10 दिन में केवल रिवीजन करना है, नया टॉपिक नहीं उठाना है। क्लियर? आत्मविश्वास को बढ़ें, लिखें, ठीक है। प्रेजेंटेशन से इंप्रेशन बनता है। क्या है? आत्मविश्वास से ये बात लिखें कि अगर प्रेजेंटेशन है तो उसे इंप्रेशन बनता है। मैंने अभी तक जो भी स्ट्रेटजी साझा की आपके साथ, सरोकार किया, वो थी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली। आत्मविश्वास बढ़ता है तो क्या है? प्रेजेंटेशन से इंप्रेशन बनता है। यह कहना है आपको। एक बार बोर्ड पैटर्न के अनुसार सैंपल पेपर लेकर के जरूर देखें। क्लियर है? तो अगर आपको साथियों ये स्ट्रेटजी जो आपके पूरे के पूरे सिलेबस को चुटकियों में सॉल्व करती है, स्मार्ट स्टडी का प्लान साझा करती है, और ये पूरी की पूरी चर्चा परिचर्चा जहां पर आपको सिर्फ स्मार्ट स्टडी के माध्यम से लिखना ही नहीं, अपने सिलेबस को तोड़ना ही नहीं, उसके भार को कम करना ही नहीं, लिखना, समय प्रबंधन और सही दिशा निर्देशन अगर समझाती है, आपको अच्छी लगती है हमारी चर्चा पर चर्चा, तो अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।